बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हाँ, आपका स्वागत है। हाँ, आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा। मेरी बात को समझो भाई साहब, घंटी दबा दो। कार्तिक आर्यन ने कहा है कि उसको बिल्कुल नहीं पता है कि उसके अकाउंट में कितना पैसा है, कितना नहीं है। उसका अकाउंट सिर्फ उसकी मम्मी हैंडल करती है और उसी को पता है कि किस अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है। और अगर आपको ये लग रहा है कि कार्तिक ड्रामा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं। कार्तिक 100% ममा बॉय है। जो कार्तिक ने कहा है वो बिल्कुल 100% सच है। उसमें 0.001% भी झूठ नहीं है। एक्चुअली कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो पूरी तरह ममा बॉयज होते हैं। उनको लगता है कि सारी दुनिया में सबसे अच्छी मदर उन्हीं की है। उनको लगता है कि जो उनकी मदर कहती है वही सच है, जो उनकी मदर करती है वही सही है। मेरा बेटा फैसल भी बिल्कुल वैसा ही है। 25 साल का हो गया है, बैंक में जॉब करता है। उसके बावजूद भी जब सुबह को वो ऑफिस जाता है तो उसकी मम्मी ही बताती है कि कौन सी शर्ट पहननी है, कौन सी पैंट पहननी है। यानी कि फुल टाइम मम्मा बॉयज है। उसको बिल्कुल अपने बारे में कुछ नहीं पता है, सब कुछ मम्मा से पूछ के करता है। बिग बॉस 19 में एक लड़का है बसीर। ये पहले भी काफी रियलिटी शोज कर चुका है और अब इसके कुछ वीडियो सामने आए हैं। उनसे पता चलता है कि भाई साहब ये फुल टाइम फ्लर्ट लड़का है। हर हफ्ते एक नई गर्लफ्रेंड होती है इसकी। आप भी जरा ये वीडियो देख लो, आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि ये लड़का जिंदगी में कितने मजे कर रहा है। देख लिया आपने, बसीर की 5 उंगली घी में और सर कढ़ाई में चल रहा है भाई साहब। और अब बिग बॉस के घर में भी वो इसी तरह लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा है। आप ना जाने कितनी बार देख चुके हैं कि जब तमन्ना फैली हुई एयरपोर्ट पर जाती है तो वहां हंगामा हो जाता है। जिसको देखो उसको तमन्ना से ही मिलना है। वहां बहुत सारे मीडिया वाले भी होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताता ही रहता हूं कि मीडिया वालों को पैसे देकर बुलाया जाता है। और जब कभी मीडिया वालों को पैसे नहीं दिए जाते, बिना पैसे दिए तमन्ना फैली हुई एयरपोर्ट पर आती है तो क्या हाल होता है जरा आप देख लो। देख लिया आपने। मीडिया वालों की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो आम पब्लिक है उनमें से भी कोई तमन्ना फैली हुई के साथ फोटो नहीं निकाल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जब एयरपोर्ट पर फोटोग्राफर्स होते हैं, पत्रकार होते हैं, तो उनको पैसे देकर बुलाया जाता है। बिना पैसों के किसी के पास टाइम नहीं है एयरपोर्ट जाने के लिए। शिल्पा और उसके पति राज कुंद्रा की कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चलती ही रहती है। इनके ऊपर कोई ना कोई केस होता ही रहता है, कभी इनकम टैक्स का, कभी ईडी का, कभी सीबीआई का, कभी मुंबई पुलिस का। और अब फिर से इनके ऊपर एक और धोखाधड़ी का केस हो गया है। कुछ दिनों पहले मुंबई पुलिस ने इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। मुंबई पुलिस का ऐसा कहना था कि ये दोनों देश छोड़कर भाग सकते हैं। और फाइनली मुंबई पुलिस ने शिल्पा से पूछताछ कर ली है। अब शिल्पा का कहना है कि उसको देश के बाहर जाना है। मुंबई पुलिस का कहना यह है कि नहीं भाई, आप भाग सकती हो, इसलिए आपको इंडिया से बाहर नहीं जाने दिया जा सकता। अदालत ने शिल्पा से कहा है कि दिक्कत कोई नहीं, अगर आपको बाहर जाना है तो आप जा सकती हो, लेकिन उसके लिए आपको 60 CR अदालत में डिपॉजिट करना होगा, क्योंकि केस है 60 CR का। तो अगर आप वापसी ना आई तो ये 60 CR जो आप डिपॉजिट करोगी ये जब्त कर लिए जाएंगे। और जाहिर सी बात है, शिल्पा ने 60 CR डिपॉजिट नहीं करने हैं। तो क्लियर सी कहानी है कि शिल्पा या उसका पति देश के बाहर नहीं जा सकते। आर्यन खान केस की बहुत लंबी स्टोरी है, आप सभी जानते हैं। एक समीर वानखेड़े हैं जिसने आर्यन को अरेस्ट किया था के केस में। आर्यन 28 डेज जेल में रहा था। उसके बाद समीर वानखेड़े पर बहुत सारे इल्जाम लगे थे। समीर वानखेड़े के खिलाफ बहुत सारे केसेस दर्ज हुए थे। सीबीआई ने समीर को अरेस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन समीर किसी की हेल्प की वजह से बच गया था। उसके बाद समीर का ट्रांसफर कर दिया गया था साउथ में। रिसेंटली आर्यन की वेब सीरीज बेड्स ऑफ बॉलीवुड रिलीज हुई
और उसमें भी समीर वानखेड़े का एक रेफरेंस दिखाया गया। समीर अपने उस रेफरेंस को देखकर और भड़क गया और उसके बाद समीर ने दिल्ली की अदालत में शाहरुख खान के खिलाफ एक डिफेमेशन केस फाइल किया है। समीर ने एक इंटरव्यू दिया है और जब समीर से पूछा गया कि भाई ऐसी क्या वजह है कि आप वापसी मुंबई आना चाहते हो, क्या काम अधूरा है आपका जिसको आपने मुंबई में रहकर पूरा करना है, तो समीर ने कहा कि प्रतिशोध भी कोई चीज होती है। आपको क्यों वापस मुंबई आना था? क्या यहाँ पे ऐसा कुछ है जो बाकी रह गया है? प्रतिशोध भी कुछ चीज होती है। इसका मतलब यह हुआ कि समीर एसआरके से बदला लेना चाहता है। किस बात का बदला लेना चाहता है यह मुझे नहीं पता। हो सकता है समीर यह मान रहा हो कि उसके खिलाफ जितने भी केसेस हुए हैं वो सब एसआरके ने करवाए हैं। तो अब इस बात को लेकर लोगों की राय बटी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि समीर जानबूझकर यह सब कुछ कर रहा है क्योंकि एसआरके के नाम से समीर को पब्लिसिटी मिलती है, और कुछ लोगों का कहना है कि एसआरके और समीर की ये लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है, ये काफी आगे जाने वाली है और इसमें कुछ बड़ा हो सकता है। तो जबकि समीर ने तो खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वो मुंबई आ रहा है प्रतिशोध के लिए, उसको बदला लेना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि समीर अपना बदला ले पाएगा या आर्यन खान अपना बदला ले पाएगा। दोनों में से कौन जीतेगा ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। कसम रावण की, अक्की भाई सुधरने के लिए तैयार नहीं है। आपको याद ही है एक जमाने में अक्की ने पीएम मोदी जी का इंटरव्यू किया था और उसमें ऐसे जबरदस्त सवाल पूछे थे कि दुनिया का कोई पत्रकार ऐसे सवाल नहीं पूछ सकता। अक्की ने पूछा था कि सर आप जब मैंगो खाते हो तो कैसे खाते हो, काट कर खाते हो या चूस कर खाते हो और इस सवाल को लेकर अक्की का खूब मजाक बनाया गया था। और ऐसा नहीं कि इंडिया में ही बनाया गया था भाई साहब, फॉरेन मीडिया में भी अक्की का मजाक बनाया गया था। और अब अक्की ने महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस साहब का इंटरव्यू किया है और उसमें भी कुछ ऐसा ही एक सवाल पूछा है। अक्की ने बाकायदा कहा है कि जब मैंने पीएम मोदी जी से मैंगो का सवाल पूछा था तो लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, लेकिन मैं सुधरने वाला नहीं हूं सर, मैं आपसे भी एक ऐसा ही सवाल पूछने वाला हूं। और अक्की ने फडणवीस साहब से पूछा कि जब आप ऑरेंज खाते हो तो किस तरह से खाते हो, छील कर खाते हो या जूस बनाकर पीते हो? सर मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया था प्रधानमंत्री जी से कि आप आम कैसे खाते हैं, तो लोगों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन सर मैं नहीं सुधरूंगा। आप नागपुर से हैं और नागपुर इज वेरी फेमस फॉर द मैंगोज। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता आपको मैंगो अपना नॉट मैंगोज ऑरेंजेस, तो आपको सर ऑरेंजेस अच्छे लगते हैं? बिल्कुल अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते सर आप उसे वो कैसे खाते हो, छील के खाते हो या उसको जूसर में डाल के जूस पी? और सीएम साहब ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, आज मैं आपको एक नया तरीका बताता हूं ऑरेंज खाने का। ऑरेंज को काटिए, उस पर नमक डालिए और फिर उसको चूस कर खाइए। सीएम साहब मैं आपको ये बता दूं कि हम 25-30 साल से ऑरेंज इसी तरह खाते आ रहे हैं। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि ऑरेंज को आप ही इस तरह से खाते हो, बाकी कोई भी इस तरह से नहीं खाता, लेकिन हकीकत यह है कि पूरे गल्फ में ऑरेंज को इसी तरह खाया जाता है और वाकई ये तरीका बहुत बढ़िया है। ऑरेंज को इस तरह खाने में बहुत मजा आता है। किसी जमाने में एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करता था इस्माइल दरबार। इस्माइल ने एसएलबी की 2-3 बड़ी फिल्मों में म्यूजिक दिया था। यही वजह है कि उस वक्त इस्माइल को काफी पब्लिसिटी मिली थी। मैं और इस्माइल बिग बॉस 3 में साथ में थे और मुझे पता है कि इस्माइल एक अड़ियल आदमी है और इस्माइल जितना बड़ा अड़ियल है एसएलबी उससे कहीं ज्यादा बड़ा अड़ियल है। तो जाहिर सी बात है 2 अड़ियल आदमी एक साथ कब तक साथ में काम कर सकते थे, तो जोड़ी नहीं चली। खैर अब तो एसएलबी को किसी म्यूजिक डायरेक्टर की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो अपनी फिल्मों का म्यूजिक खुद ही बनाता है। लेकिन जब इस्माइल से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई साहब अगर एसएलबी ने आपको बुलाया किसी फिल्म में म्यूजिक देने के लिए तो आप करोगे या नहीं करोगे, तो इस्माइल ने कहा कि अगर एसएलबी मुझे 100 करोड़ रुपए भी देगा तब भी मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा। ये बहुत बड़ा झूठ है, ये एकदम सफेद झूठ है। आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में इस्माइल दरबार के पास कोई काम नहीं है। अगर एसएलबी इस्माइल दरबार को एक कॉल कर दे भाई साहब, तो इस्माइल दरबार नंगे पांव भाग कर जाएगा उसके ऑफिस पे। ये इस्माइल दरबार की पोजीशन है आज की तारीख में। लेकिन इस्माइल ने इंटरव्यू में ऐसी बातें की है, ऐसा दिखाया है जैसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल ही है।
जैसे इस्माइल से ज्यादा पैसे आज की तारीख में बॉलीवुड में किसी के पास है ही नहीं। बताओ, मतलब एक ही जीवन में क्या क्या देखना पड़ेगा साला, ऊपर वाले ने किस गोले पे भेज दिया। ऐसे ऐसे लोगों की भी बातें सुननी पड़ रही है अपने को भाई। मेरे ख्याल में इस्माइल की बात यहां तक तो ठीक थी कि भाई एसएलबी के साथ मैं काम नहीं कर रहा हूं और आगे भी मुझे उसके साथ काम नहीं करना है। लेकिन यह कहना बहुत ज्यादा हो गया है कि अगर एसएलबी मुझे 100 करोड़ रुपए भी देगा तब भी मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा, तब भी मैं उसकी फिल्म में म्यूजिक नहीं दूंगा। अरे भाई, आज की तारीख में कोई भी निर्माता आपको कॉल करके अगर ये कहे कि भाई साहब आ जाइए म्यूजिक दीजिए, तो आप नंगे पांव भाग कर जाओगे, क्योंकि आपके पास तो कोई काम ही नहीं है। आप तो घर बैठे हुए हो, लुक्खे बन चुके हो लाइफ में मेरे भाई। कन्नाडा फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्टर है जिसका नाम है ऋषभ शेट्टी, जिसने कंतारा 1 की थी और अब कंतारा 2 उसी की रिलीज हुई थी। एक फंक्शन में ऋषभ ने बताया कि कुछ सालों पहले वो मुंबई में था और एक निर्माता के पास ड्राइवर का काम करता था। ऋषभ ने बहुत ही प्राउड फील करते हुए कहा कि ऊपर वाले का कमाल देखिए कि आज मैं इतना बड़ा सुपरस्टार बन गया हूं। मुंबई में 2008 में मैं अंधेरी वेस्ट में एक प्रोडक्शन हाउस का ऑफिस में आई वॉज ए ऑफिस बॉय, एक प्रोड्यूसर का ड्राइवर था मैं। आज ऋषभ भाई, आप एक्टर बन गए हो, ये तो मैं मान रहा हूं, और वाकई ही ये बहुत बड़ी बात है कि जो आदमी कुछ सालों पहले तक एक ड्राइवर हुआ करता था आज वो एक एक्टर है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ऊपर वाले की दुआ से आपकी हाइट इतनी कमाल की है, आपकी बॉडी इतनी कमाल की है कि आप गेहूं के बोरी जैसे दिखते हो। तो आज भी आप ऑफिस बॉय ही दिखते हो, भले ही आप एक्टर बन गए हो। तो मेरे ख्याल में अगर आप फिल्मों में ऑफिस बॉय का रोल करोगे, ड्राइवर का रोल करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, और आपको पर्सनल एक्सपीरियंस है तो जाहिर सी बात है वो रोल तो आप कमाल का करोगे। समझ रहे हो ना। बॉलीवुड में एक बहुत बड़ी माल की शौकीन है, लुक्खी सी, चेपड़ी सी, चिमड़ी सी सबा आजाद। ये दूसरे माल के शौकीन ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड है। तो अब ऋतिक अमेज़न के लिए एक वेब सीरीज बना रहा है और उसमें मेन लीड भूमिका निभाएगी सबा आजाद। कहने का मतलब यह है कि ऋतिक अपनी गर्लफ्रेंड को प्रमोट कर रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड को एक बड़ी एक्ट्रेस बनाना चाहता है। ऑल द बेस्ट टू ऋतिक भाई। 2 अक्टूबर को 2 फिल्में रिलीज हुई थी, कंतारा 2 और वरुण धवन की सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी। कंतारा 2 ने पहले वीक में बिजनेस किया तकरीबन 95 CR का, जो बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, और सन्नी संस्कारी ने पहले वीक में बिजनेस किया तकरीबन 40 करोड़ का। यह भी ठीक ठीक बिजनेस है, क्योंकि वरुण धवन का इतना ही बड़ा स्टारडम है। वरुण धवन आज की तारीख में इतना ही बड़ा स्टार है, इससे ज्यादा उसकी फिल्म का बिजनेस शायद नहीं हो सकता। यह खबर काफी दिनों से आ रही थी कि सहवाग और उसकी वाइफ आरती अलग रहने लगे हैं, दोनों में जल्दी ही डिवोर्स होने वाला है, और फाइनली अब यह क्लियर हो गया है कि हाँ, इन दोनों में डिवोर्स होने जा रहा है। मिथुन मनहास आज की तारीख में BCCI का अध्यक्ष है, और बताया जा रहा है कि सहवाग की वाइफ आरती का अफेयर उसी लड़के के साथ चल रहा है। यही वजह है कि सहवाग और आरती का डिवोर्स होने जा रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि मिथुन और सहवाग किसी वक्त में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि सहवाग के दोस्त ने ही सहवाग का घर उजाड़ दिया है, तोड़ दिया है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है भाई साहब, इससे पहले भी 2-3 बार ऐसा हो चुका है। अगर आपको याद हो तो दिनेश कार्तिक की वाइफ भी उसी के एक दोस्त की गर्लफ्रेंड बन गई थी और डिवोर्स हो गया था। तो ये जो क्रिकेटर्स हैं, ये एक नंबर के कमीने हैं, एक नंबर के फ्लर्ट हैं। इनके लिए कुछ भी सही और गलत नहीं है। ये लोग अपने दोस्तों की वाइफ को भी गंदी नजर से देखते हैं, उन पर भी लाइन मारते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हो। सिद्धू किसी जमाने में कपिल शर्मा के शो में आया करता था, और सिद्धू ने अपने एक इंटरव्यू में कपिल शर्मा की पोल खोली है। सिद्धू ने कहा है कि मैंने वो वक्त भी देखा है जब कपिल शर्मा स्ट्रगल कर रहा था, टकला हुआ करता था, बाल नहीं थे, पेट इतना बड़ा हुआ करता था। भले ही कपिल उस वक्त कैसा भी दिखता हो, लेकिन टैलेंट उसमें उस वक्त भी था। कपिल को जरूरत थी एक बड़े प्लेटफॉर्म की अपना टैलेंट दिखाने के लिए। उसके बाद उसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, उसने अपना टैलेंट दिखाया, और यही वजह है कि आज उसका शो नेटफ्लिक्स पर आता है। तो सिद्धू का कहना यह है कि टैलेंट तो बहुत लोगों में हो सकता है, लेकिन जब तक किसी को एक बड़ा प्लेटफॉर्म ना मिले तब तक वो अपना टैलेंट नहीं दिखा सकता, तब तक दुनिया उसका टैलेंट नहीं देख सकती, तब तक दुनिया को नहीं पता चल सकता कि उसमें कितना टैलेंट है। मैं सिद्धू पाजी की इस बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं।
जो कहा सिद्धू जी ने बिल्कुल सही कहा, सच कहा। टाइगर श्रॉफ की पिछली 4-5 फिल्में फ्लॉप हो गई है और यही वजह है कि अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि टाइगर बहुत बड़ा सुपरस्टार अब नहीं रहा है। टाइगर का कैरियर बहुत ही गलत जगह पर इस वक्त पहुंच चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टाइगर ने साउथ के एक बहुत बड़े निर्माता की एक बहुत बड़ी फिल्म साइन की है। यह निर्माता वही है जिन्होंने फिल्म जाट बनाई थी और जिनकी नेक्स्ट फिल्म आ रही है प्रभास के साथ, राजा साहब। इन्होंने टाइगर को अपनी अगली फिल्म के लिए साइन किया है और यह फिल्म एक बहुत बड़े बजट की फिल्म है। मैं आपको ये बता दूं कि यह फिल्म एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फिल्म है जो बहुत बड़े स्केल पर शूट की जाएगी, जिसमें बहुत बड़ा एक्शन होगा। इससे पहले भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की 2 बड़ी फिल्में टाइगर की आ चुकी है, गणपत, बड़े मियां छोटे मियां, दोनों ही फिल्में नहीं चली थी। तो टाइगर की इस फिल्म का चलना 100% जरूरी है। अगर यह फिल्म ना चली तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। बॉलीवुड में एक एक्टर है जो केकड़े के नाम से मशहूर है, इसका रियल नाम तो मुझे याद रहता नहीं है। इसने बुढ़ऊ की फिल्म किसी का हाथ किसी की टांग में भी काम किया था। अब इस केकड़े ने अपने एक इंटरव्यू में बुढ़ऊ की पोल खोली है। केकड़े ने कहा है कि जब हम वो फिल्म कर रहे थे किसी का हाथ किसी की टांग, उस वक्त ज्यादातर वक्त में हम बुढ़ऊ के फार्म हाउस पर रहा करते थे और बुढ़ऊ सुबह 3 बजे कहा करता था कि चलो समंदर के किनारे चलते हैं, वहां पर जो घोड़े हैं वो एक दूसरे पर चढ़ रहे होंगे, उनको देखेंगे। अब बताओ मैं क्या कहूं, मतलब एक ही जीवन में साला क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या क्या सुनना पड़ेगा। ऊपर वाले ने किस गोले पे मुझे भेज दिया। मतलब मुझे आप ये बताइए, ये क्या शौक है कि घोड़े को घोड़े के साथ कुछ करते हुए देखेंगे? ये कौन सा शौक है, आप मुझे बताओ। मतलब क्या ही कहा जा सकता है यार। मैं जिंदगी में पहली दफा ऐसा सुन रहा हूं कि कोई आदमी ये कहता हो कि चलो समंदर के किनारे चलते हैं, वहां घोड़ा घोड़ी के साथ कुछ कर रहा होगा, उसको देखेंगे। अबे भाई नहीं यार, नहीं देखा जाता, ऊपर वाले ये सब नहीं देखा जाता। उठा ले, मुझे नहीं रहना ऐसे गोले पे यार। क्या है यार कुछ भी। 29 नवंबर एक ऐसी डेट है जिस दिन बहुत सारी फिल्में रिलीज हो रही हैं, लेकिन सब की सब सी ग्रेड फिल्में रिलीज हो रही हैं। जैसे कि मस्ती के लिए बनाई जाने वाली फिल्म मस्ती 4, हॉन्टेड 2 हॉन्टेड 2 बताओ, फरहान अख्तर की आने वाली शोले 120 बहादुर और आनंद एल रॉय की फिल्म तेरे इश्क में। मतलब कहने का यह है कि ये सारी फिल्में डिजास्टर होने वाली है। इन फिल्मों को डिजास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता। जिन लोगों ने इन फिल्मों को बनाया है उनके ड्राइवर, नौकर, ऑफिस बॉय, नाई, धोबी, कसाई, हलवाई भी इन फिल्मों को देखने नहीं जाएंगे। इंसानों की तो बात ही छोड़ दो, इन निर्माताओं के कुत्ते भी इन फिल्मों को नहीं देखने जाएंगे। लेकिन फिर भी ये फिल्में बनी है और रिलीज भी हो रही हैं। रणवीर सिंह और दीपिका अबू धाबी टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं और अब इन दोनों ने एक फोटो सोशल मीडिया पर डाला है जिसमें देखा जा सकता है कि दीपिका ने हिजाब पहना हुआ है। रणवीर सिंह और दीपिका अबू धाबी की मॉस्क में खड़े हैं। पहली बात तो ये कि जब कोई औरत किसी मस्जिद में जाती है तो उसको हिजाब पहनना ही पड़ता है, लेकिन ये फोटो देखकर बहुत सारे संगी भड़क उठे हैं। बहुत सारे अंधभक्तों को मिर्ची लग गई है। वो इन दोनों को ट्रोल कर रहे हैं और इनसे कह रहे हैं कि दीपिका तो मुस्लिम बन गई है, दीपिका ने तो हिजाब पहना हुआ है, ये है तो वो है, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आज की तारीख में सोसाइटी में इतनी नफरत पैदा कैसे हो गई है। अरे भाई, ये दीपिका की मर्जी है कि वो क्या पहनती है क्या नहीं पहनती है। अरे तुम थोड़ा ही डिसाइड करोगे कि दीपिका ने क्या पहनना है यार। मतलब मुझे आप बताओ कि आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि दीपिका ने क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। क्या दीपिका तुमसे आकर कह रही है कि तुमने क्या पहनना है या क्या खाना है? अरे कुछ तो शर्म करो यार। आज बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन साहब का जन्मदिन है। वो 83 इयर्स के हो गए हैं। मेरी तरफ से महानायक को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऊपर वाला करे कि अमित जी हमेशा इसी तरह तंदुरुस्त रहें, इसी तरह फिल्मों में काम करते रहें और हम सब उनकी फिल्में इसी तरह देखते रहें। बॉलीवुड में एक पोतड़ों की बिगड़ी हुई इन्फ्लुएंसर है जिसका नाम है अपूर्वा। आप सभी जानते हैं कि न्यूज में रहने के लिए कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी करती रहती है, कुछ ना कुछ ऐसा कहती रहती है जिसकी वजह से लोग इसको गालियां देते रहते हैं। जब भी मैं एक्साइट हो रही होती हूँ तो मेरी फट जाती है एक्साइट होने में, क्योंकि जैसे ही मैं एक्साइट होती हूँ या मैं खुश होती हूँ तो यूनिवर्स कहता है मत दो इसकी। तो मैं डर डर के खुश होती हूँ कि भाई हो जाओ ना खुश, छीन तो नहीं लेगा कोई खुशी मेरे से।
कभी कहती है कि मैं शुगर डैडी ढूंढ रही हूँ, कभी कहती है कि मैं डेटिंग ऐप से लड़कों को चूज करती हूँ, उनके साथ मौज मस्ती करती हूँ। और जाहिर सी बात है, जब ये ऐसे बयान देती है तो लोग इसको गालियां देते हैं। बेरोजगार फराह खान भी यूट्यूबर बन गई है। उसने एक इंटरव्यू किया है इस पोतड़ों की बिगड़ी हुई लड़की का। तो फराह खान के वीडियो में अपूर्वा ने हाथ जोड़कर लोगों से रिक्वेस्ट की है कि लोग इसको गालियां ना दे। इसने कहा है कि देखो, मैं आप लोगों से गालियां खा खा करके थक चुकी हूं। आप लोगों ने मुझे इतनी गालियां दे दी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूं कि अब मुझे और गालियां आप मत दो। इसके अलावा मुझे बहुत सारा प्यार चाहिए कमेंट्स में, प्लीज़ मुझे गाली मत देना, मुझे बहुत गाली पड़ती है, मैं गाली खा खा के थक चुकी हूँ, मैं इतनी बुरी इंसान तो हुई नहीं। अरे मैडम जी, आपको कोई गालियां नहीं देगा, आप ऐसी घटिया हरकतें करना बंद कर दो। बहुत उल्टी आ रही है। छोटा सा फिर अंदर जाते ही पानी। ये जो आप न्यूज़ में रहने के लिए कुछ ना कुछ ड्रामा करती रहती हो, कुछ ना कुछ घटिया हरकत करती रहती हो, इनको देखकर तो पब्लिक गालियां देगी ही। तो अगर आपको गालियां नहीं खानी है तो सुधर जाओ। किसी जमाने में बॉलीवुड में एक छोटी मोटी एक्ट्रेस हुआ करती थी जिसका नाम था गौहर खान। अभी भी है गौहर खान, ऐसा नहीं है। और उसकी शादी हुई है इस्माइल दरबार के बेटे से। तो जब इस्माइल से पूछा गया कि क्या आपने गौहर का काम देखा है, तो इस्माइल ने कहा कि नहीं, मैंने गौहर खान का कोई काम नहीं देखा। मैं आपको बता दूं कि ये सफ़ेद झूठ है। इस्माइल बहुत काया आदमी है। इस्माइल को बॉलीवुड के हर आदमी के बारे में पता है। इस्माइल को बॉलीवुड के हर लड़के लड़की के बारे में पता है। इस्माइल को सब पता है कि बॉलीवुड में कौन लड़का क्या करता है, कौन लड़की क्या करती है। इस्माइल को अच्छी तरह पता था कि गौहर खान कौन है, गौहर खान क्या करती है, गौहर खान ने क्या क्या काम किया है। तो अगर इस्माइल ये कहता है कि मैंने गौहर खान का कोई काम देखा ही नहीं था, तो ये महा झूठ है, सफ़ेद झूठ है। आज की तारीख में सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर कोई कुछ कहता है तो फौरन ही रिएक्शन होता है। तो जैसे ही इस्माइल ने ये इंटरव्यू दिया, इसको सुनकर सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने गौहर की एक वीडियो शेयर कर दी। ये वीडियो तब की है जब गौहर बिग बॉस के घर में गई थी। तो वहां बाथरूम में गई वो और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड गया। तो इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले गौहर बाथरूम में जाती है, फिर उसका बॉयफ्रेंड बाथरूम में जाता है। कुछ देर तक ये दोनों बाथरूम में रहते हैं। अब दुनिया इस्माइल दरबार से कह रही है कि भाई साहब, अगर आपने गौहर का कोई काम नहीं देखा था तो ये देख लो, ये है गौहर का काम, गौहर ये किया करती है। इस्माइल भाई, मैं आपको बता दूं, चुप रहो, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट मत दो। अब ये सोशल मीडिया का जमाना है। आप यकीन करो, लोगों के पास बहुत ही कमाल के वीडियो पड़े हुए हैं गौहर खान के। अगर आप कुछ और बोलोगे तो गौहर खान के वीडियो की बाढ़ आ जाएगी सोशल मीडिया पर। तो बेहतर है कि चुप रहो, नहीं तो उन वीडियो को देखकर कहीं मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहोगे, समझे। बॉलीवुड में अक्सर ये बहस होती रहती है कि बहुत सारी हीरोइनों ने शादीशुदा आदमी से शादी क्यों की है, जैसे कि हेमा मालिनी, शबाना आजमी, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, माधुरी दीक्षित, सोनम, जूही चावला, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, विद्या बालन वगैरह वगैरह। और भी बहुत सारी लड़कियां हैं, सबके नाम तो मुझे याद नहीं है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि इनको क्या जरूरत थी शादीशुदा आदमी के साथ शादी करने की। इसका मतलब ये हुआ कि लोग ऐसा समझते हैं कि ये लड़कियां बहुत बड़ी पागल हैं, इन्होंने शादीशुदा आदमी से शादी की है। भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि ये लड़कियां बहुत होशियार हैं। इनकी अकल वहां से चालू होती है जहां आपकी अकल खत्म हो जाती है। बात को समझ रहे हो? यही वजह है कि इन्होंने शादीशुदा आदमी के साथ शादी की है। ये जितने भी लोग हैं ये सब मल्टी मिलियनर हैं, इनके पास भर भर के पैसे हैं। और इन लड़कियों को क्या चाहिए था? पैसे, क्योंकि इनको अच्छी तरह पता है कि ज़िंदगी पैसों से चलती है, प्यार से नहीं चलती। भाई साहब, ये जो प्यार है ये थोड़े बहुत दिनों का ड्रामा है। फाइनली पैसों की ज़रूरत पड़ती है ज़िंदगी चलाने के लिए। बात समझ रहे हो? भोजपुरी फिल्मों का एक्टर रवि किशन नेता बन चुका है और उसका ऐसा मानना है कि क्योंकि वो नेता बन गया है तो उसका हक है झूठ बोलना। तो जब देखो रवि किशन कहीं ना कहीं झूठ बोलता रहता है, लंबी लंबी फेंकता रहता है। अब कुछ दिनों पहले इंडिया में बचत उत्सव चल रहा था। बीजेपी का ऐसा कहना था कि बचत उत्सव चल रहा है, हमने जीएसटी कम कर दी। एक्चुअली सरकार ने जीएसटी इतनी कम की है कि किसी भी चीज पर 2-4 रुपए का फर्क पड़ा है। लेकिन रवि किशन ने ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड कहा कि बचत उत्सव चालू है और बहुत भारी बचत हो रही है।
जो चीज 1000 रुपए की थी वो 500 में मिल रही है, जो चीज 100 रुपए की थी वो 50 में मिल रही है। मतलब रवि ने फुल फेंका फेंक की, इतनी फेंका फेंक की कि जो बॉस है उससे भी आगे निकल गया। अब रवि के इन्हीं बयानों पर यूपी के सीएम योगी जी ने चुटकी लेते हुए कहा है कि मैंने रवि से कहा है कि भाई साहब कम फेंका कर, इतनी लंबी लंबी मत फेंका करो, उतना कहो जितना तुम कर सकते हो, जो तुम कर नहीं सकते वो मत कहो। योगी जी का कहना है कि रवि एक ऐसा आदमी है कि कुछ भी फेंक देता है, कुछ भी कह देता है, जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। और यही वजह है कि मैंने रवि से कहा है कि आगे से वही बोलना जो कर सकते हो, सिर्फ उतना ही लोगों के सामने कहना जिसमें कोई सच्चाई हो, सफेद झूठ मत बोला करो। रवि भाई आपकी तो योगी जी ने कह के ले ली भाई साहब, इतनी भारी बेइज्जती कर दी योगी जी ने आपकी। कुछ तो मर्यादा रखो मेरे भाई, कुछ तो शर्म करो। उम्मीद करता हूं कि आगे से आप झूठ नहीं बोलोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने। लेकिन ये चीजें मैंने उनको कहा है कि भाई देखो, जो बोलना है वही करो और जितना करना है उतना ही। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।